गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर व यूपीएससी थिंकर पर। आई होप कि आप सभी ने अपनी पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान बहुत ही अच्छी तरीके से रखा होगा, रखते रहेंगे और रखते रहिए। तो मित्रों, आज 19 अक्टूबर है। 19 अक्टूबर का करंट अफेयर्स हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और एक बात बता दें, ये यूपीएससी जो 2022 और 23 के लिए कक्षाएं चलाई जा रही हैं, अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं यूपीएससी का तो प्लीज़ अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए जो यूपीएससी 2022-23 की तैयारी कर रहे हैं, गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है और रियल में तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए तो करते हैं हम अपना क्लास स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे हम संपत्ति पुनर्वितरण परिषद के बारे में। तो हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने संपत्ति पुनर्वितरण प्रणाली यानी कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन काउंसिल का अनावरण किया है। पूछा जाएगा हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने किया है, तो जापान के प्रधानमंत्री का नाम फुमियो किशिदा आपको नाम याद रखना होगा। उद्देश्य क्या है इसका? यह परिषद धन संपदा संबंधी असमानताओं से निपटने और परिवारों में धन का पुनर्वितरण करने की रणनीति बनाने हेतु जिम्मेदारी होगी। और संरचना की बात करें तो संपत्ति पुनर्वितरण परिषद में निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि और सरकार के मंत्रीगण शामिल होंगे और निजी क्षेत्र के सदस्यों में कम से कम 7 महिलाएं शामिल होंगी। ये बात यहाँ पे कही गई है। मुख्य बात याद करना है आपको, संपत्ति पुनर्वितरण परिषद कहाँ पर गठित की गई है, तो जापान के प्रधानमंत्री के द्वारा फुमियो किशिदा ने की हुई है। कहाँ पर हुई है? जापान में हुई है। कितनी महिलाएं शामिल होंगी? 7 महिलाएं इसमें शामिल होने की बात कही गई है। इसके बाद बात करेंगे हम अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की। तो वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिका स्थित 3 अर्थशास्त्रियों को प्रदान किया गया है। ये तीनों अर्थशास्त्री कनाडाई मूल के, अगर बात करें पहले अर्थशास्त्री का नाम, तो कनाडाई मूल के डेविड कार्ड, इजराइल अमेरिकी जोशुआ डी एंग्रिस्ट, डच अमेरिकी गुइडो डब्ल्यू एम्बेंस। पुरस्कार का 50% डेविड कार्ड को दिया गया है और दूसरा आधा हिस्सा संयुक्त रूप से एंग्रिस्ट और इवेंसन को दिया गया है। पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा किसको दिया गया, तो याद रखिएगा डेविड कार्ड को दिया गया है, ठीक ना। उसके अलावा फिर 2 जो और हैं उनको दिया गया है। इस बार अर्थशास्त्र का पुरस्कार जो नोबेल पुरस्कार है श्रम बाजार और प्राकृतिक प्रयोगों में अंतर्दृष्टि के लिए प्रदान किया गया है। डेविड कार्ड को श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुभवजन्य योगदान के लिए सम्मानित किया गया है और इनका काम न्यूनतम मजदूरी, आप्रवास, शिक्षा के श्रम बाजार प्रभावों पर केंद्रित है। जोशुआ एंग्रिस्ट एवं स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर गुइदो इम्बेंस को कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके पद्धतिगत योगदान के लिए एक सम्मानित किया गया है। ये बात यहाँ पे आपको विशेष तौर पे याद रखनी है। इंपॉर्टेंट बात जो है उसको चलो हम बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, जो इनका डेबिट कार्ड को दिया गया है, ये बात याद रखिएगा। 50% उन्हीं के लिए किस क्षेत्र में दिया गया है, तो भाई उन्होंने श्रम बाजार में प्राकृतिक जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उन्होंने अनुभवजन्य योगदान के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। भूलिएगा नहीं, भूल जाएंगे नुकसान आपको है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं एसोसिएशन बिटवीन एजुकेशन एंड इनकम, कैसे कैसे एजुकेशन और कैसे कैसे इनकम में जो पैसा या इन्वेस्ट चल रहा है, ईयर देख सकते हैं आप 2020, 19, 18 में देखने को मिल रहा होगा। बात करेंगे हम यूफिल की। तो यूफिल क्या है मित्रों? भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा बीपीसीएल का फुल फॉर्म हो जाएगा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम ने यूफिल एक डिजिटल ग्राहक अनुभव शुरू करने की घोषणा की है। यूफिल प्रस्ताव को भारत भर के 65 शहरों में लॉन्च किया गया है और जल्द ही पूरे देश में लॉन्च किया जाएगा। यह प्रौद्योगिकी ग्राहक के लिए ईंधन भरने के नियंत्रण के साथ साथ स्पर्श रहित पूर्व भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। यानी कि जैसे आपने देखा है अभी वो फास्टैग कार्ड लग गए हैं कि भाई आपसे हम पैसे लेंगे ही नहीं, आपकी तो गाड़ी निकलेगी और तुरंत आपके अकाउंट में पैसे कट जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे बात कही गई कि आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, डायरेक्ट आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। बीपीसीएल के द्वारा इसको किया गया है यूफिल। ये याद रखिएगा, यूफिल यानी आप अपने बिना कैश दिए ही आपके जो पेट्रोल में फेल हो जाएगा, डीजल फेल हो जाएगा और आपके पैसे, ऐसा नहीं होगा कि आप पैसे नहीं देंगे, आपके पैसे आपके अकाउंट से कट जाएंगे। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत आता है। उसके बाद बात करेंगे हम द्रास की। तो द्रास को लद्दाख के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। द्रास को लद्दाख के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। यह उच्च तुंगता वाले ट्रैकिंग मार्गों और पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सैन्य बिंदु भी है, जहां भारतीय सेना के जवानों को एलओसी की रक्षा के लिए पूरे साल ऊंचाई और ठंड तापमान पर रहना होता है। यह द्रास क्या है पूछा जा सकता है, तो लद्दाख के प्रवेश द्वार है। लद्दाख में स्थित एक स्थान है जो उच्च तुंगता वाले ट्रैकिंग मार्ग में, यानी उच्च तुंगता यहाँ पे पाई जाती है, ये याद रखिएगा। द्रास कहाँ है? लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा। यह दुनिया के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है और जहाँ लगभग तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। और जोजिला दर्रे और कारगिल शहर के बीच की स्थित द्रास में औसत तापमान सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और इसे अक्सर भारत में सबसे ठंडा निवास स्थान माना जाता है।
द्रास जो है सबसे ठंडा निवास स्थान माना जाता है। क्यों अभी चर्चा में रहा है, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कारगिल के द्रास इलाके में भारतीय सेना के साथ दशहरा का जो उत्सव मनाया था, इसलिए याद रखिएगा। द्रास कहाँ है? लद्दाख में है। क्या है ये? एक उच्च तुंगता वाला क्षेत्र है, ट्रैकिंग मार्ग है, और यहीं पे जो सेना है जो LOC की रक्षा करती है, आपको मालूम होगा पाकिस्तान से, ठीक ना। चलिए बात करेंगे हम हेनरिएटा लैक्स। तो 70 साल पहले सर्वाइकल कैंसर से मरने वाली एक अफ्रीकी महिला हेनरिएटा लैक्स को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 13 अक्टूबर 2021 को मरणोपरांत सम्मान से सम्मानित किया गया है। हेनरिएटा लैक्स की सहमति और यह जानकारी के बगैर एकत्र किए गए उसके बायोप्सी नमूनों ने चिकित्सा विज्ञान में असंख्य सफलताओं को संभव बनाया है। कोरोना वायरस रोग पर अनुसंधान में सहायता की और उसकी कोशिकीय लाइन प्रयोगशाला में अनिश्चित काल तक विभाजित किए जाने वाली मानव कोशिकाओं की पहली अविनाशी लाइन मानव पेपिलोमा वायरस HPV का फुल फॉर्म आ सकता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीका, पोलियो टीका HIV कैंसर के लिए दवाओं के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। हेला कोशिका कहे जाने वाली हेनरिएटा लैक्स को बायोस पार्किंसंस रोग, प्रजनन स्वास्थ्य, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सहित गुणसूत्र स्थितियां, जीन मैपिंग और सटीक दवाओं पर शोध कार्यों में भी महत्वपूर्ण थी। तो याद रख सकते हैं आप, हेनरिएटा जो है लैक्स, इनको एक जो अभी पुरस्कार दिया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 13 अक्टूबर को मरणोपरांत, ठीक ना। इन्होंने बहुत सारी इनकी जो जीन्स या इनके अंदर से जो पार्ट बॉडी ली गई थी बिना बताए इनको, उन्होंने जो रोग थे उनमें बहुत सारे रोगों में इनकी जो जीन्स या फिर इनकी जो पार्ट बॉडी थी, उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान निभाया है, याद रखिएगा। हेनरिएटा लैक्स, याद रखिएगा। सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति की अगर बात करें तो हाल ही में भारतीय सेना और श्रीलंकाई सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 8वां संस्करण हुआ है। पूछा जा सकता है कौन से देश के साथ, तो भारत का और श्रीलंका के साथ हुआ मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास, 8वां संस्करण हुआ है। 7वां संस्करण वर्ष 2019 में पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। प्रमुख बिंदु की बात करें तो यह अभ्यास अर्ध शहरी इलाकों में विद्रोहों को रोकथाम और आतंकवाद रोधी अभियानों पर आधारित है। यह श्रीलंकाई सेना द्वारा किए जाने वाला सबसे बड़ा द्विपक्षीय अभ्यास है, यानी कि सबसे बड़ा अभ्यास यही करती है, कौन सा? सैन्य शक्ति, याद रखिएगा। मित्र शक्ति, सॉरी सैन्य शक्ति नहीं, मित्र शक्ति, क्योंकि हमारे भारत के पास मित्र है ना वो। इस संयुक्त अभ्यास को सामरिक अभ्यासों और व्यवहारिक चर्चा के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र की शांति अभियानों के वर्तमान गतिशीलता को शामिल करने के उद्देश्य से अभिकल्पित किया गया है। उद्देश्य की बात करें तो दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच निकट संबंधों और तालमेल और अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देने और विद्रोहों की रोकथाम और आतंकवाद विरोधी अभियानों को सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना इसका उद्देश्य है। श्रीलंका के साथ अन्य अभ्यास की बात करें तो स्लीनेक्स जो है नौसैनिक अभ्यास है भारत के साथ, स्लीनेक्स। उसके बाद अगर हम और बात करें तो आपको ये याद रख लेना है गल्फ ऑफ मन्नार। आपको मालूम है भारत जो है वो श्रीलंका जो है दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा, साउथ वाले इलाके में आपको देखने को मिलेगा। और इसकी अगर हम बात करें पूरा पश्चिम में इसकी अगर बात करें तो देखेंगे आप लोग गल्फ ऑफ मन्नार है, ये इंडियन ओशियन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे पाक जल संधि आपको देखने को मिलती है, अगर आपको मालूम है भारत और श्रीलंका के बीच पाल जल डमरू संधि, जो पाल जल डमरू संधि सुनी होंगी आपने, जो पाक जल संधि भी आपको इसी के बीच में है। और गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी, भूलिएगा नहीं, भूल जाएंगे नुकसान हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे युद्ध अभ्यास की, तो हाल ही में 17वां भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2021 का आयोजन अलास्का में किया गया, याद रखिएगा। संयुक्त बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन में किया गया और फरवरी 2021 में इसका अभ्यास आपको मालूम है राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था। और आपको मालूम होना चाहिए एक बार भारत करवाता है तो एक बार अमेरिका करवाता है, यानी कि 17वां हुआ है, 16वां कहाँ हुआ था मित्रों, आपको याद रखना है, हमारे भारत में हुआ है। इसके बाद अगर बात करें तो यह भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा और संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण रक्षा सहयोग है। इस अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2004 में अमेरिकन आर्मी पैसिफिक पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत की गई थी। इस अभ्यास का आयोजन दोनों देशों के बीच बारी बारी से किया जाता है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच समझ सहयोग और अंतःक्रियाशीलता को बढ़ाता है। इससे दोनों देशों को ठंडी जलवायु परिस्थितियों में वाली पहाड़ी इलाकों में बटालियन स्तर पर संयुक्त अभियान को चलाने में मदद मिलेगी। भारत और अमेरिका के बीच की अगर बात करें तो टाइगर टाइफन अभ्यास जो है आपको देखने को मिलेगा, मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। वज्र प्रहार अभ्यास विशेष बलों का सैन्य अभ्यास है। कोप इंडिया वायुसेना का है। मालाबार अभ्यास भारत अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया, वो क्वाड वाला हो जाएगा मालाबार अभ्यास। रेड फ्लैग जो है अमेरिका का बहुपक्षीय अभ्यास आपको देखने को मिलेगा।
इनका हम जो मिटा दे रहे हैं जिससे आप देख पाएँ। तो याद रखिएगा मालाबार अभ्यास जो है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का चतुर्भुज सैन्य अभ्यास था, यानी क्वाड में शामिल देश भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड में शामिल देश हैं, याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद बात करेंगे हम मूल्य स्थिरीकरण कोष की। तो मूल्य स्थिरीकरण कोष PSF, प्राइस स्टेबलिज, सॉरी 2 मिनट थोड़ा बुक सही कर लें। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड अगर हम बात करें मित्रों, तो देखिए हाल ही में भारत सरकार या सरकार द्वारा की गई सूचना के अनुसार देश में प्याज, टमाटर, आलू की पिछली कीमतें पिछले वर्ष की तुलना में कम है। यानी कि सोच लो बच्चे, 80 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है, वो कम है, सरकार का मानना है। और स्थिरीकरण कोष के तहत उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा प्याज के बफर का रख रखाव किया जाता है। प्रमुख बिंदु की बात करें तो वर्ष 2014-15 में PSF चुनिंदा कमोडिटी वस्तुओं कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता की स्थिति के समाधान के लिए बनाया गया एक फंड है। इस तरह की वस्तुएं सीधे किसानों या किसान संगठनों से फार्म गेट मंडी पर खरीदी जाती हैं और उपभोक्ताओं को अधिक किफ़ायती मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती हैं। केंद्र और राज्यों पर होने वाली हानि यदि कोई हो तो प्रक्रिया में साझा किया जाता है। फंड में उपलब्ध राशि का उपयोग आमतौर पर उच्च निम्न कीमतों को कम करने या उपचार ऊपर लाने के उद्देश्य से किया जाने वाली गतिविधियों को किया जाता है। उदाहरण के लिए कुछ वस्तुओं का अधिग्रहण उचित समय पर उनका वितरण, ताकि लागत एक सीमा के भीतर बनी रहे। मुझे ये बताओ आप लोग, क्या किसान से टमाटर 80 रुपये किलो खरीदा जाता होगा? नहीं खरीदा जाता, तो क्या है यार। चलिए, इसके बाद ऋण उपलब्ध कराना। तो PSF योजना राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को उनकी कार्यशील पूंजी तथा अन्य खर्चों के वित्त पोषित करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है, जिसे वे ऐसी वस्तुओं की खरीद और वितरण में खर्च कर सकते हैं जिनकी कीमतों में अत्यधिक उतार चढ़ाव आते रहते हैं। 1 अप्रैल 2016 को PSF योजना को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया। पूछा जा सकता है किस मंत्रालय में आता है? बहुत सारे बच्चे सीधा किसान लगा देंगे, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, लेकिन अब ये मंत्रालय जो है मित्रों कलर बदल देते हैं, ये उपभोक्ता मामले के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। फंड प्रबंधन की बात करें तो यह एक मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रबंधन समिति है द्वारा केंद्रीय रूप से प्रबंधित है, जो सभी राज्य सरकारों और केंद्रीय एजेंसियों के प्रस्तावों को मंजूरी देता है। कारपर्स फंड का नियंत्रण की बात करें तो स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम मूल्य स्थिरीकरण कोष को एक केंद्रीय कारपर्स फंड के रूप में नियंत्रित करता है। स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि को निजी उद्यमों, निवेश एवं औद्योगिकी प्रौद्योगिकी से जोड़ने हेतु स्थापित तक एक सोसाइटी कहा गया है। इसके अलावा संबंधित योजनाओं की बात करें, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में शुरू किए गए ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य दूध के लिए ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर टमाटर, प्याज, आलू की मूल्य श्रृंखला को इस प्रकार विकसित करना है कि यह सुनिश्चित हो सके कि उपभोक्ता के रुपए का अधिक हिस्सा किसानों को मिल सके और उनका उत्पादन की कीमत स्थिर रहे। लेकिन कीमत स्थिर नहीं रहती, आपको खुद मालूम है। वर्ष 2021 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए सरकार ने घोषणा की कि ऑपरेशन ग्रीन को TOP के साथ 22 अन्य जल्द खराब होने वाले उत्पादों तक विस्तारित किया जाएगा। पूछा जा सकता है ऑपरेशन ग्रीन किन क्षेत्रों से संबंधित है? तो याद रखिएगा टमाटर, प्याज से संबंधित है, नहीं तो भूलिएगा। अब बात करेंगे हम कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास, एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल। तो हाल ही में भारतीय सेना ने गोरखा राइफल फ्रंटियर फोर्स को वेल्स UK में आयोजित कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में स्वर्ण पदक सम्मानित किया गया है। किसको? गोरखा राइफल है, भूलिएगा नहीं, गोरखा राइफल। यह एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य पेट्रोलिंग गश्ती अभ्यास है और इसे विश्व भर की सेनाओं के बीच सैन्य पेट्रोलिंग ओलंपिक के रूप में जाना जाता है। इसे तकरीबन 40 वर्ष पूर्व वेल्स प्रादेशिक सेना के सैनिकों की एक समूह द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्होंने कैम्ब्रियन पर्वत पर लंबा दूरी की मार्चिंग की सुविधा स्थापित किया, जो हेतु इसे एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया था। टीमों को 48 घंटे से भी कम समय में 50 मील के कोर्स को कवर करना होता है, जबकि इसमें कई अन्य प्रकार के सैन्य अभ्यास भी शामिल होते हैं, जो पूरे बीहड़, कैम्ब्रियन पहाड़ों और मध्य वेल्स UK के दलदली क्षेत्रों में आयोजित होते हैं। अब अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच नेतृत्व, आत्म अनुशासन, साहस, शारीरिक सहन शक्ति और दृढ़ संकल्प का पुनरीक्षण करना होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो भैया नौसेना का जो कोंकण में हुआ था, वायुसेना का इंद्रधनुष होता है, थल सेना का अजय वॉरियर कहलाता है। यानी कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच जो अभ्यास हुए हैं, नौसेना का अभ्यास कोंकण अभ्यास कहलाता है, वायुसेना का इंद्रधनुष कहलाता है और थल सेना का अजय वॉरियर कहलाता है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यूनाइटेड स्टेट, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसकी अगर बात करें तो इसके ईस्ट में आपको नॉर्थ सी देखने को मिलेगा। इसके अगर हम वेस्ट की बात करें तो ईरिश सी आपको देखने को मिलेगा।
सेलेटिक सी भी है आपको। उसके नीचे जो अगर साउथ की बात करें तो साउथ से आपको इंग्लिश चैनल आपको देखने को मिल रहा होगा, भूलिएगा नहीं। और इसके और अगर जाएँ तो देखिए ओशियन, अटलांटिक ओशियन है, आपको दिखाई दे रहा होगा तो ठीक ना, भूलना नहीं है, भूल जाएंगे नुकसान आपको हो जाएगा। जरा कमेंट कीजिए इंग्लैंड की राजधानी क्या है। अब इसके बाद बात करें हम विश्व खाद्य दिवस की, तो प्रत्येक वर्ष वैश्विक स्तर पर खाद्य एवं कृषि संगठन के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। और आपको यही याद करना है कि कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथ ही साथ खाद्य एवं कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की संघ की सबसे बड़ी विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों में से एक है, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। पूछा जा सकता है खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 1945 में की गई थी। और इसके अलावा अगर बात करें तो इसका मुख्यालय रोम, इटली में आपको देखने को मिलेगा। खाद्य एवं कृषि संगठन की प्रमुख पहलों में विश्व स्तरीय महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली, विश्व में मरुस्थलीय टिड्डी की स्थिति पर नजर रखना और कोडेक्स एलिमेंट्रिस आयोग एवं प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज की अंतर्राष्ट्रीय संधि आदि को दर्शाता है। इंपोर्टेंट बात आपको याद रखना है, खाद्य एवं कृषि संगठन जो है रोम इटली में उसका मुख्यालय है। 1945 में इसका स्थापना हुआ। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इसके बाद बात करेंगे हम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की। एनएसजी कमांडो, जिनको आपने देखा होगा, ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है, 37वां स्थापना दिवस इन्होंने मनाया है। वर्ष 1984 में के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक संघीय आकस्मिक बल फेडरल कंटिजेंसी फोर्स गठित करने का निर्णय लिया था, जिसमें सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रशिक्षित कर्मियों को शामिल किया गया है। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और इसमें इनको ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में अत्यधिक प्रशिक्षित कर्मियों को शामिल किया जाता है, इसका उपयोग भी विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। एक बात बता दें, हम एनएसजी में कभी शामिल के लिए कोई वैकेंसी नहीं खुलती है। उसमें सेनाओं, एयरफोर्स, जो पैरामिलिट्रीज होती हैं, उनमें जो टॉप कमांडिंग और टॉप कमांडर होते हैं, टॉप सैनिक होते हैं, उन सोल्जर्स को इसमें शामिल किया जाता है, याद रखिएगा। और इसके जो आतंकवाद के विरुद्ध भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति में एनएसजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और एनएसजी में भर्ती भारत के केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, भारतीय सशस्त्र बलों से की जाती है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने और ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने का उद्देश्य से प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस का आयोजन किया जाता है। और इस बात का ध्यान रखें, 15 अक्टूबर को किया जाता है। 18 दिसंबर 2007 को अपने संकल्प में 32/136 में इस दिवस की स्थापना को मंजूरी दी थी। संयुक्त राष्ट्र एक रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों में कुल कृषि शक्ति में 40% महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा एक बात बता रहे हैं हम आपको, देखिए जो हमारी स्पीड होती है वो स्पीड मजबूरी है हमारी, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर होता है, उसको हम स्पीड में ही हम आपको कवर करा सकते हैं। और आपका जो और अन्य होता है, जो इसके अलावा और जो मेंस के पर्सपेक्टिव्स होता है, उसको हम हमारे माय डियर स्टूडेंट ग्रुप में डाल देते हैं, जाके जरूर चेक किया कीजिए। और एक बात याद रखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो माय डियर स्टूडेंट ग्रुप में आप नहीं जुड़ पाते हैं, उसके जुड़ने के लिए कुछ अलग नियम कानून बनाए गए हैं, क्योंकि वो रियलिटी में जो बच्चे तैयारी करते हैं उन्हीं के लिए वो बनाया गया है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, प्लीज़ अगर आप माय डियर स्टूडेंट ग्रुप में जुड़ते हैं तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, पढ़ाई पर फोकस करें, अन्यथा आपको उस ग्रुप से भी निकाल दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लूसी अंतरिक्ष मिशन आप लोग जानते होंगे, लूसी क्या है पूछा जा सकता है, तो नासा का एक अंतरिक्ष यान है जो बृहस्पति के पास जाने वाला है। 12 वर्ष में जाएगा और उसके एक जो क्षुद्र ग्रह है उसका चक्कर लगाएगा, उसकी जो परीक्षण वगैरह करेगा। तो ये आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिया था। और ये लूसी किसके नाम पर रखा गया, ये पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे। लूसी एक भैया जी जो एक वहाँ पे 2 मिनट, लूसी नाम मित्रों हम बता दें, ये जीवाश्म की खोजकर्ता के नाम पर रखा गया है, जो ज्ञात हो कि बृहस्पति के पास मौजूदा ट्रोजन क्षुद्र ग्रह जिनकी संख्या 7000 से अधिक है, हमारे सौरमंडल के विशाल ग्रह आपको मालूम है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, अरुण, वरुण, वो निर्माण से बचे हुए हैं, उन्हीं का जो क्या कहते हैं परीक्षण करने वाला है ये लूसी अंतरिक्ष यान। किसका है मित्रों, तो याद रखिएगा ये नासा का है। लूसी क्या है, एक अंतरिक्ष मिशन है, भूलना नहीं है, भूल जाएंगे नुकसान हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, आपका ये क्लास कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके बाद अगर हम बता दें, एडिटोरियल वाला क्लास एक अलग आने वाला है। जो एडिटोरियल आपको आते हैं द हिंदू वगैरह में, उनके एडिटोरियल आपकी एक अलग आने वाली हैं उस क्लास में। तो अगर आप चाहें तो हमारी मदद कर सकते हैं। और अगर आप, अच्छी बात है, आप पढ़ाई करते हैं, नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, पढ़ाई कीजिए बाकायदा, लेकिन अगर आप कर पाएँ हमारी मदद तो हमें बहुत खुशी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।